ले आए होते
Recording in progress. क्या बोल रहे थे लास्ट? अच्छा, अनसैचुरेशन देख लिया था ना, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन की बात। अब अगली चीज अपन जो उसमें देखेंगे, एल्कीन और एल्काइन में अंतर कैसे, मतलब ये तो पता पड़ गया कि जो कंपाउंड आपका है वो या तो एल्कीन है या एल्काइन, उन दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करें, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए काम अपने थोड़ा कठिन काम है, कठिन इन द सेंस क्या ये एक एल्काइन है? एल्काइन, यस सर। पक्का? Recording in इसमें progress. 4 कार्बन है तो इसका नाम ब्यूटाइन है, ब्यूट यानी 4 और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इसमें भी 4 कार्बन है तो इसका नाम भी ब्यूटाइन है। क्या डिफरेंस है? पोजीशन से, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन। इसको 1 ब्यूटाइन बोलेंगे, इसको 2 ब्यूटाइन, मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड सेकंड कार्बन तो इसमें फर्स्ट। अच्छा, लास्ट क्लास में हमारी चर्चा हो रही थी कि सिरे पर जब कोई चीज होती है कॉर्नर पर कार्बन चेन के, जैसे OH ग्रुप लगाए थे या क्लोरीन लगाई थी या ब्रोमीन लगाई थी, तो बनने का था उस केस में उस कंपाउंड के नाम में अपन टर्मिनल वर्ड लगा सकते। तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो 1 ब्यूटाइन है इसको 2 तरीके से मैं बोल सकता हूँ। पहली बात तो 1 एल्काइन किस कैटेगरी में आ रहा है? 1 एल्काइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट कार्बन। And another way I can tell ये टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। अब जो मेथड अपन सीखने वाले हैं एल्कीन और एल्काइन में डिफरेंशिएट करने, वो केवल इस एल्काइन को पहचानता है, 1 एल्काइन। अगर 1 एल्काइन नहीं है, टर्मिनल एल्काइन नहीं है, नॉन टर्मिनल एल्काइन है, तो फिर जो मेथड अपन देखने जा रहे हैं वो फेल हो जाएगा, ठीक है। फिर वो टेस्ट नहीं आएगा, कलर वलर कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। अरे वो सुन, तो अपन टेस्ट किसका सीखने वाले हैं? 1 एल्काइन। ये बताओ क्या ये 1 एल्काइन है? हाँ, 2 ही कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड को नंबर 1 ही मिलेगा, तो वो तो सबसे बढ़िया 1 एल्काइन। ये तो हमेशा 1 एल्काइन है, इसका ऐसा आइसोमर भी नहीं बन पाया। ये तो परमानेंट 1 एल्काइन, परमानेंट टर्मिनल एल्काइन, ठीक है। ये भी इन टेस्ट को दे देगा जो अपन सीखने वाले हैं, ये नहीं देगा। अब जो सीखने वाले उसमें सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी, कौन इस टेस्ट को नहीं दे। इसी पे इंटीजर टाइप या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका बनेगा, जैसा अपन ने कल भी करके देखे थे क्वेश्चन, उस पर ध्यान। ये लोग नहीं, इस तरह जिनमें ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पर नहीं। अब एक और चीज बता, कार्बन एटम में हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता हो? नहीं आता है तो फिर से याद दिला दें। जो कार्बन केवल सिंगल बॉन्ड्स बना रहा है उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। जो कार्बन एक भी डबल बॉन्ड बना रहा है, एक डबल, उसमें sp2। जो कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना रहा है
या एक साइड ट्रिपल और एक साइड सिंगल बना रहा है, इनमें होता है sp। ठीक है, sp3 में 4 ऑर्बिटल हैं, जिनमें से एक s और 3 p। यह हाइब्रिडाइजेशन 11th क्लास में पढ़ा होगा, नया नया सब तो नहीं देखा। 4 में से एक s, यानी इसमें s ऑर्बिटल का हिस्सा, साझेदारी, पार्टनरशिप, भागीदारी 25%, 25% s करेक्टर है, ऐसा बोलते हैं। इसमें कितने ऑर्बिटल? sp2 में 3, एक s और 2 p भाई साहब। उन 3 में से s कितने? एक ही, 1 आउट ऑफ 3, 1/3, यानी इसमें s करेक्टर 33.33%, इसमें s करेक्टर 50%, 2 में से एक s। अब एक चीज और याद रखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN, पीरियोडिक क्लास में पढ़ा होगा, 11th क्लास, पुरानी बात है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी अपनी तरफ, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये किसी एक एलिमेंट की फिक्स नहीं, जैसे पीरियोडिक क्लास में चैप्टर में आप लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी वर्ड सुना होगा, एटॉमिक रेडियस सुना होगा, आयनिक रेडियस सुना होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सुना होगा, ये सब फिक्स होते हैं। जैसे साहब सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सारी जिंदगी 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहेगी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ ऐसा नहीं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के कई सारे स्केल होते हैं, उनमें से होता है पाउलिंग स्केल। तो पाउलिंग स्केल पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई जाती है 2.5। तो वो सब अपन पीरियोडिक में डिटेल में पढ़ लेंगे, फिलहाल बता रहा हूं 2.5। लेकिन ये फिक्स नहीं, ये 2.5 तब होती है जब कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा तो यही बढ़कर 2.8 हो जाएगा, और ये अगर sp हो गया तो बढ़कर 3.0 या 3.1 तक भी पहुंच जाएगा। अब आप देखिए, जैसे जैसे अपन इधर sp3 sp2 sp जा रहे हैं, तो s करेक्टर घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, 25%, 33%, 50%, और उसी के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ रही है। दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s करेक्ट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात है, लेकिन चूंकि यहां मुझे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने बता दिया। ऑर्गेनिक में जरूरत पड़ती है सब चीज, ठीक है। तो याद रखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन में s करेक्टर के प्रोपोर्शनल होती है, और s करेक्टर हाइब्रिडाइजेशन में पहचानना है, और हाइब्रिडाइजेशन कैसे पहचानना है वो भी बताना। अब जरा ये बात बताइए, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? यस सर। ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ। इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉर्मल वैल्यू पे कि ज्यादा है? ज्यादा होगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है। ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp, ये sp3, ये sp3। अच्छा मैं आपको बताऊं, क्लोरीन, क्लोरीन इज क्वाइट अ लॉट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउलिंग स्केल पर 3.0, यानी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़कर क्लोरीन के लेवल तक पहुंची, बल्कि 3.1 तक चली गई तो उससे भी ज्यादा निकल जाएगी। यानी अब ये कार्बन सीधा सच्चा कार्बन नहीं रहा। कैसा कार्बन है ये? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन। तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तब तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से? उससे ये हो जाएगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इस हाइड्रोजन का, एक इस कार्बन का। इलेक्ट्रॉनों का पेयर होगा, उसे आप बोलेंगे बॉन्ड पेयर। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई। अच्छा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है लगभग 2.1। हाइड्रोजन और फास्फोरस, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है 2.1 लगभग, ठीक है।
तो अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी 3.0, किसकी ज्यादा इन दोनों में से? कार्बन। बॉन्ड जिन दो एटम्स के बीच में बनता है उनमें से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, खिसक जाते हैं, सरक जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं, पूरे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा शिफ्ट होंगे, जिससे इस कार्बन पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ऐसा होने से ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, कमजोर। भाई इन दोनों ने पार्टनरशिप करी, एक एक इलेक्ट्रॉन, बराबर बराबर पैसा लगाया पार्टनरशिप, 1 लाख इसने लगा, 1 लाख इसने लगा, टोटल 2 लाख। लेकिन वो 2 लाख किसने अपनी तरफ खींच ली? कार्बन ने। बेईमानी आ गई इसके मन में, तो उससे इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग, दोस्ती मजबूत हो जाएगी। बेईमानी में तो कमजोरी आती है, ठीक है ना। तो इन दोनों की दोस्ती कमजोर, बॉन्ड कमजोर हो गया, तो उस बॉन्ड के टूटने के चांसेस ज्यादा हो गए। अब ये बताओ, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो 2 लाख रुपए कौन रखे? हाइड्रोजन लेके जाएगा, कार्बन ले जाने नहीं देगा। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज हैविंग मोर अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन, इट इज होल्डिंग इलेक्ट्रॉन्स विद मोर पावर। तो वो कहेगा ठीक है बेटा, पार्टनरशिप तोड़नी है, तोड़ ले, पैसा तुझे एक नहीं मिल रहा, निकल ले यहाँ से। तो ये पूरा बॉन्ड किस पे आ जाएगा? कार्बन। तो जिस पे पार्शियल नेगेटिव था, थोड़ी बेईमानी थी, वही पूरी बेईमानी, इस पे आ गया फुल माइनस चार्ज, और इस बेचारे की तो दुनिया ही लुट गई। इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव आयन के तौर पे बाहर निकल गए। तो जब भी अब इस बात को यही नहीं ध्यान रखना, इस बात को कैसे दिमाग में बिठाओ कि जब भी हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, तो ऐसी कंडीशन में उसका H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में निकलना आसान होगा। It can easily be removed as H positive ion because its bond pair of electron will be attracted by the other atom which is highly electronegative. दूसरा वाला खींच लेगा उसके पैसे, बेचारा निकल जाएगा H positive ion के फॉर्म। ऐसा तो जब भी हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होता है, उसका H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में निकलना आसान होगा। क्लियर बात? अब एक और बात मुझे याद आ रही है, जो चीज H पॉजिटिव आयन देती है, जो चीज H पॉजिटिव आयन देती है उसे एसिड कहते हैं। यानी जब भी हाइड्रोजन का एटम किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होगा तो उस कंपाउंड में कैसा करेक्टर आ जाएगा? एसिडिक करेक्टर। तो हमने सोचा भी नहीं था एल्काइन भी एसिड होता है। हाँ जी, पेपर में क्वेश्चन आता है एल्काइन, ये एसिडिक, तो ये एसिडिक है एल्काइन। क्या ये वाली एल्काइन एसिडिक होगी? क्यों, इसमें भी तो हाइड्रोजन है, पर ये हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ी है, sp3। ये sp वाला तो ये, इस पे तो हाइड्रोजन है नहीं, यानी इसमें एसिडिक कैरेक्टर नहीं है, इसमें है। इसमें एक हाइड्रोजन एसिडिक है, इस वाले में ये दोनों हाइड्रोजन एसिड है। यानी एल्काइंस में एसिडिक कैरेक्टर होता है, एल्कीन में होता होगा? एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है बेटा, ट्रिपल का होता है, तो उसमें sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो नहीं होगा, पर sp2 तो होगा, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होगा, तो बहुत हल्का फुल्का एसिडिक कैरेक्टर हो सकता है। और एल्केन में बिल्कुल नहीं होगा, भी तो कहेंगे ऑलमोस्ट नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर एल्काइन में होता है, उससे कम एल्कीन में, और सबसे कम या नेग्लिजिबल एल्केन। ठीक है, वेरी गुड। इसी बात का इस्तेमाल हम इन 12 एल्काइन का टेस्ट लगाने में करें। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा ये वाले एल्काइन इस टेस्ट को क्यों नहीं देंगे जो पढ़ाने वाले, क्योंकि उनमें एसिडिक हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन का नाम क्या रख लेते हैं अपन? एसिडिक हाइड्रोजन।
तो एसिड जैसा बिहेवियर। इसमें कितने एसिडिक हाइड्रोजन है? एक। टोटल हाइड्रोजन इसमें 1 और 2 3 और 3 6 थे, उनमें से एसिडिक केवल एक है। इसमें दोनों हाइड्रोजन एसिडिक है, इसमें एक भी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं। तो ये जो टेस्ट सीख रहे हैं केवल उनके लिए है जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। एसिड एसिड बोल रहे हैं, किसी एसिड को कैसे पहचानते हैं? कोई डेफिनेशन या कोई तरीका आपने कभी पढ़ा हो जिंदगी में? 9 10 कभी भी 11th में कभी एसिड को कैसे पहचानते हैं? क्या नाम है इधर? लक्ष्य। कैसे पहचानते हैं? जो चीज H पॉजिटिव आयन दे पानी में डालना है ना, आर्इनियस थ्योरी कह रहा। गुड। और कोई तरीका है क्या जी? लिटमस पेपर से। गुड। लिटमस पेपर को क्या रेड कर देता? ब्लू कर देता? रेड कर देता, तो एसिड होता। और कोई तरीका? क्या चीज? सॉर इन टेस्ट। वेरी गुड। जो स्वाद में खट्टे होते हैं ऐसी एसिड होती है। नींबू खट्टा होता है बिकॉज ऑफ सिट्रिक एसिड, टमाटर खट्टा होता है बिकॉज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, इमली खट्टी होती है बिकॉज ऑफ टार्टरिक एसिड, हाँ, दही खट्टा होता है बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड, सिरका विनेगर चाउमीन में डाल के खाते हो वो खट्टा होता है बिकॉज ऑफ एसिटिक एसिड। विनेगर इज एसिडिक एसिड, 10% एसिडिक एसिड। चींटी, मधुमक्खी, ततैया ये भी खट्टे होते हैं, खाते देखना, बिकॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड। काट लेते हैं तो जलन होते हैं ना, बिकॉज ऑफ फॉर्मिक एसिड। चींटी में से तो निकाला था फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका। चींटी को ग्रीक लैंग्वेज में फॉर्मिका कहते हैं, उसी को उबाल के निकालते थे पहले साइंटिस्ट, तो इसलिए उसका नाम भी पड़ गया फॉर्मिक एसिड। ठीक है। और कोई तरीका? पीएच H पॉजिटिव आयन मिलेगा, फिर उससे देखेंगे। और हाँ, और कैसा? हाँ, लोन पेयर वाला। तो लोन पेयर जो एक्सेप्ट करता है वो ऐसे डोनेट वाला बेस, कोई भी नेगेटिव आयन एक्सेप्ट करता हो। और कोई तरीका? एक सबसे कॉमन तरीका होता है, जो चीज, मतलब मैं क्लासिकल कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, सबसे शुरुआती दौर की बात। सबसे शुरुआत में एसिड को पहचानने के 3 तरीके। पहला जो लिटमस को रेड कर दे, दूसरा जो स्वाद में खट्टा हो, सॉर एंड टेस्ट, और तीसरा जो मेटल के साथ रिएक्शन करे। मेटल्स के साथ, हाईली रिएक्टिव मेटल्स खासतौर पे, उनके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट करे। मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या लिबरेट करे? हाइड्रोजन। ये रिएक्शन याद आ रही है? इस H2SO4 ने जब जिंक नामक मेटल के साथ रिएक्शन करी तो हाइड्रोजन निकला, तो इसलिए मेरा ये H2SO4 कौन है? एसिड। तो जो चीजें मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं वो क्या कहलाती है? एसिड। बेस मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करते। एक आध नालायक आ जाएंगे एक्सेप्शन, पर जनरली ऐसा नहीं। एसिड हाइड्रोजन रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। इस तरीके से अपन एल्काइन को पहचान सकते हैं। कौन सी वाली एल्काइन? 1 एल्काइन। भाई मैंने बेयर टेस्ट लगाया, लग गया, यानी वो कंपाउंड एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन। बेयर टेस्ट लग गया, कल पढ़ाया था। हम ये कहेंगे, ये नहीं बता सकते सर एल्कीन है कि एल्काइन है, ये बता सकते हैं एल्केन नहीं है पक्के में, एल्केन तो नहीं, एल्कीन या एल्काइन में से कोई एक। अब मैं उसकी रिएक्शन कराऊंगा किसी हाईली रिएक्टिव मेटल से, लाइक सोडियम। अगर वो एल्कीन हुई तो वो सोडियम से रिएक्शन नहीं करेगी, लेकिन अगर वो 1 एल्काइन हुई तो वो सोडियम से रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट करेगी। तो इसमें क्या मौजूद है? एसिडिक हाइड्रोजन। इस एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से और भी चीजें होती हैं, तो अपन उसी की चर्चा करने वाले हैं। तो समझ तो लिया, अब लिखना शुरू करें। अगला टेस्ट है हमारा टेस्ट फॉर एसिडिक हाइड्रोजन।
as for acidic hydrogen. रुझान हो बच्चे वो ये कहती थी, वो सोचते क्यों डराती थी ना, कोई भी नेगेटिव पार्ट लिया जाए पॉजिटिव पार्ट निकाला जाए। As for acidic hydrogen, उसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, पहली मेथड, रिएक्शन विद सोडियम। Hydrogen gas is liberated if acidic hydrogen is present in the compound। अगर कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, किससे रिएक्शन करके? सोडियम से रिएक्शन। अब हाइड्रोजन सॉरी एसिडिक हाइड्रोजन कब कहेंगे हम किसी चीज को? जब वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ी होगी, है ना। हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड एसिडिक when it is attached to when it is attached to Sonax CSP। सोनेक्स सीएसपी मतलब सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सीएसपी, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए होता है। फ्लोरीन नहीं है। अरे फ्लोरीन इसमें आ गया ना, एक्स में, ओके सर। एक्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देख H2S एसिडिक गैस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, एसिड है ये चीज। सोनेक्स CSP सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन। CSP क्या है? SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ऐसा कार्बन जिसमें SP आप हटाइए। इन केसेस में ये हाइड्रोजन कैसी होती है? एसिडिक है। समझ गए? तो बड़ी सिंपल सी चीज बता दी मैंने, जरा देखिए। इस कंपाउंड की रिएक्शन अगर मैं सोडियम से कराऊंगा, मैं खाली एल्काइन ही नहीं बता रहा, तो एसिडिक हाइड्रोजन सारे पहचानना बता रहा। इस कंपाउंड की रिएक्शन सोडियम से कराएंगे तो क्या H हटके सोडियम लगेगा? एसिडिक हाइड्रोजन हटके सोडियम लगता है, ये दिमाग में रखना। ठीक है, H हटके इसके सोडियम जुड़ सकता है? अरे ये देखो बेटा कि H इनमें से किसी से जुड़ा है क्या? X के CSP से जुड़ा है क्या? हाँ, ऑक्सीजन से जुड़ा है। तो ऑक्सीजन से जुड़ा है तो यहाँ H हट जाएगा, Na लग जाएगा और ये H बाहर निकल। अब H अकेला नहीं लिखा जाता, H2 करके लिखा जाता, बैलेंस करने के लिए हाफ H
Recording in progress. इसमें ऑक्सीजन sp हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन का ऑक्सीजन sp कार्बन हाइब्रिडाइजेशन मैंने कब बोला? अरे नहीं, मैंने ये बोला था पूरा when hydrogen is attached to any of these 5 elements, मैंने ये नहीं बोला कि कार्बन से ये जुड़े होने चाहिए, मैंने बोला इनमें से किसी 5 से हाइड्रोजन जुड़े, ठीक है। एक और देखिए, ये क्या लिखा? PHOH, फिनाइल। पीएच ग्रुप मतलब बेंजीन, पीएच मतलब बेंजीन, तो PHOH लिखने का मतलब है मैं इसकी बात कर रहा हूं। इसमें भी ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये भी देखा। फिनॉल भी एसिडिक होते हैं, यानी अब कोई कम होता है कोई ज्यादा होता है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक। अब इनमें से कोई कम होगा कोई ज्यादा, वो अपन देखेंगे आगे निकालना कैसे निकालते हैं एसिडिक कैरेक्टर। तो O पे Na जुड़ जाएगा, प्लस में हाफ H। अब इसका नाम क्या था? इसका मेथॉक्साइड दिया था, तो इसका फिनॉक्साइड, बेंजीन को फिन बोलते हैं, उसका नाम सोडियम फिनॉक्साइड। जगह नहीं, यहां लिख देता हूं। मेथॉक्साइड, एथॉक्साइड, फिनॉक्साइड, बड़ा सिंपल सा माना। एथॉक्साइड मतलब एथिल ग्रुप लिखो, उसमें O माइनस जो एथॉक्साइड बन गया। और देखिए, ये रिएक्शन। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें ऑक्सीजन है लेकिन उसमें हाइड्रोजन नहीं। हाइड्रोजन तो किस पे? कार्बन, और एक कार्बन sp हाइब्रिडाइज नहीं, तो इसमें नो रिएक्शन। इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, कोई रिएक्शन कुछ नहीं होना है, ईथर है, ठीक है। अच्छा ये देखो, एल्कीन है, इसमें ये दोनों कार्बन sp2, ये वाला sp3, sp है ही नहीं, और ये ऑक्सीजन वगैरह भी नहीं, यहां भी नो रिएक्शन। लेकिन अगर आप इसके ऊपर ध्यान दें, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, इस पे अगर आप अब सोडियम की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ ये वाला हाइड्रोजन कैसा है? एसिडिक है, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इससे जुड़ा है, तो इसमें रिएक्शन होगी और इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, और Na पॉजिटिव जुड़ जाएगा, प्लस में हाफ H। अब इसका नाम क्या था? एल्काइन है। सारे एल्काइन का एक और नाम होता है एसिटिलिन। एल्काइंस को एसिटिलिन भी कहते हैं। जैसे हम सब मानव हैं, लेकिन हम सब इंसान भी, सिनोनिम हो गया ना। तो ऐसी एसिटिलिन और एल्काइन एक ही बात है। अब कई लोग कहेंगे नहीं सर एसिटिलिन तो इसको कहते हैं, हमने तो यही पढ़ा। हाँ, इसका ये पहला एसिटिलिन, एसिटिलिन तो सारे अल्काइन होते हैं, उनमें से सबसे छोटा एसिटिलिन कौन है? ये वाला। तो उसका नाम भी क्या रख दिया? एसिटिलिन ही रख दिया, चल तेरा नाम भी एसिटिलिन, तू खुश हो, सबसे छोटा है ना, खुश हो। ऐसे होता है, जो भी होमोलोगस सीरीज पढ़ते हैं, जो भी कंपाउंड्स पर पढ़ते हैं, उनमें अक्सर पहले कंपाउंड का नाम वही होता है जो सीरीज का नाम। अब जैसे ये है फिनॉल, फिनॉल का यही होता है दुनिया में? नहीं, हर वो कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग पर OH लगा है फिनॉल है, और ये सबसे छोटा फिनॉल है, चल तेरा नाम भी फिनॉल, तो खुश हो, ठीक है। तो ये सब एसिटिलीन होते हैं सारे अल्काइन। अब मैंने आपको क्या बताया था? ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज तो ऑक्साइड, क्लोरीन पे माइनस चार्ज तो क्लोराइड, एसिटिलीन पे माइनस चार्ज एसिटिलाइड, एसिटिलाइड, इसका नाम है सोडियम
एसिटिलाइड। बाकी आप और डिटेल में लिख सकते हैं कि 3 कार्बन वाला है तो प्रोपेनेलाइड कर दो, 2 कार्बन वाला है तो इस तरह से कर दो, वाली बात अलग है। तो ये आपका चीज बन गया। तो एल्काइन जो है, 1 एल्काइन है, वो सोडियम के साथ टेस्ट देते हैं, हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं। उसकी इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन के बराबर है, 2.1 से ज्यादा तो हो गया, थोड़ी सी ज्यादा पर्याप्त है। सल्फर से डायरेक्ट हो तो देखिए, अब जैसे PH3 है, जैसे हाइड्रोजन से कम करिए, वो ऑक्सीजन फास्फोरस से कम करिए, ऑक्सीजन उसमें ऑक्सीजन वाली हाइड्रोजन है। आप जो H3PO3 कह रहे हो उसमें ये वाली हाइड्रोजन थोड़ी एसिड, ये दोनों एसिड, क्योंकि ऑक्सीजन से, तभी तो उसकी बेसिसिटी 2 लेते हैं। अपनी बात है, H2SO4 में तो ये रहेगा। अब H2S में डायरेक्ट जुड़ी। अच्छा भाई एक चीज और सुनो, एसिड 2 तरह के, एक ऑक्सी एसिड और एक हाइड्रा एसिड। ऑक्सी एसिड जिनमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो, जैसे H2SO4, HNO3, H3PO4। हाइड्रा एसिड जिनमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं हो, हाइड्रोजन और कोई एक दूसरा एलिमेंट, हाइड्रोजन और कोई एक दूसरा एलिमेंट। ऐसे मामलों में अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ी, किससे, किसी भी नॉन मेटल से, तो आमतौर पे वो एसिड होता है। मेटल से जुड़ी हो तो नहीं, आयरन के से जुड़ी हो, नॉन मेटल, तो वो एसिड होता है। जैसे HF नॉन मेटल फ्लोरीन से जुड़ा है, HCl, HBr, HI, ठीक है, ये हो गया। H2O ऑक्सीजन से जुड़ी है, नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। H2S नॉन मेटल है। H2Se सेलेनियम मेटलॉइड होता है, मेटल नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर, तो इसको भी ले। और पीछे ऑक्सीजन के पहले कौन सी फैमिली होती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ी है, फास्फोरस से हाइड्रोजन जुड़ी है, फास्फोरस नीचे आर्सेनिक से हाइड्रोजन जुड़ी है, ऐसा। और पीछे और नाइट्रोजन फैमिली से पहले कार्बन, CH4, SiH4, ठीक है, जर्मेनियम का GeH4 बनेगा। ये सारे हाइड्राइड दिखा रहा हूं। और पीछे आप बोरान फैमिली, BH3, AlH3। अब क्या होता है कि साइंस जो होता है पत्थर की लकीर नहीं होता कि मैंने बोल दिया नॉन मेटल से हाइड्रोजन जुड़ी है तो वो एसिड है, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन और वो जो नॉन मेटल जिससे हाइड्रोजन जुड़ी है उनके बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखना पड़ेगा। अब ये डिफरेंस यहां बहुत कम है तो ये एसिडिक नहीं है, यहां नहीं है, ये एसिडिक नहीं, न्यूट्रल है। यहां है डिफरेंस, है डिफरेंस, लेकिन ये एसिडिक होने की बजाय बेसिक है। अमोनिया बेसिक होती है, इसमें थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है PH3 इसके कंपैरिजन में ज्यादा। ये मेटल है तो इनमें तो होते नहीं। इधर आ जाओ, इसमें पर्याप्त डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो ये एसिड है। इसमें डिफरेंस तो काफी ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हाइड्रोजन के साथ, लेकिन ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का, एम्फोटेरिक, मतलब एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी। चलो एसिड है। HF, ये तो इनमें काफी डिफरेंस होती है, काफी सारे काफी स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इस तरह की बात होती है। पहली तो ये दिमाग में। दूसरी बात, दुनिया में कोई भी चीज एसिड नहीं है पूरी तरह से, कोई भी चीज बेस नहीं है पूरी तरह से। हर एसिड में बेसिक कैरेक्टर होता है, हर बेस में एसिडिक कैरेक्टर होता है। तो सारा खेल कंपैरिजन का चलेगा कि विच इज मोर एसिडिक, विच वन इज लेस एसिडिक। अभी आपको मैं पढ़ाया अल्कोहल एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं, पढ़ाया। आगे और मैं बताऊंगा कि एसिडिक नेचर अल्कोहल का इतना कम होता है कि उन्हें हम एसिड नहीं मानेंगे, तो फिनॉल को एसिड मानेंगे। फिर क्या करो, है ना, ये चीज है। तो एक जनरल बात अभी चल रही है। जनरल बात क्या है कि सोनेक्स CSP से अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो उस हाइड्रोजन को क्या मानेंगे, एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि वो सोडियम से रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट
कर रहा है, लेकिन वो और जरूरी नहीं है कि वो जो कंपाउंड मैंने आपको लिखे वो एसिड्स की और प्रॉपर्टीज को शो करे। एसिड्स की और भी तो डेफिनेशन, उनको शो नहीं कर रहा है, यानी उसका एसिडिक कैरेक्टर कैसा है, कम है। तो मैं आपको एसिड नहीं पढ़ा रहा हूं, आप कौन जो है एसिड पढ़ा रहा हूं, एसिड नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको बता रहा हूं कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर शो कर सकता है, यानी कौन सा हाइड्रोजन सोडियम से रिएक्शन कराने पर लिबरेट हो सकता है, मैं ये पढ़ा रहा हूं, मैं एसिड नहीं पढ़ा रहा। कंफ्यूजन है उसलिए आपको क्लियर कर रहा हूं, क्लियर है। चलिए एक टेस्ट तो ये हो गया वन एल्काइन को पहचानने का, मतलब वन एल्काइन के साथ और भी चीजें सिखा दी मैंने कि सोडियम से रिएक्शन करा दो, अगर हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है तो वो वन एल्काइन है, और हाइड्रोजन लिबरेट नहीं हो रही है तो वो वन एल्काइन नहीं। इसमें एक रिएक्शन और बताऊंगा फिर अपन आगे बढ़ेंगे। एक रिएक्शन लिखी आई A प्लस Na एरो B प्लस H, एक और रिएक्शन आई बैलेंस नहीं है, पर यह बताया है कि यहां इस A के साथ दो इक्विवेलेंट सोडियम रिएक्शन कर, और यहां इसके साथ एक इक्विवेलेंट सोडियम रिएक्शन कर रहा है। तो अब ऑप्शन लेंगे, क्वेश्चन ये अपना कि A इज कंपाउंड A क्या है, तो पहली बात तो क्या है कि हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है सोडियम से रिएक्शन करके, यानी मेरे A, सॉरी मैं जो मेरा A है और P है दोनों हाइड्रोजन लिबरेट कर रहे हैं सोडियम से रिएक्शन करके, लेकिन A दो इक्विवेलेंट सोडियम से रिएक्शन कर रहा है, P एक इक्विवेलेंट सोडियम से रिएक्शन कर रहा है। इससे क्या फर्क पड़ जाता है, जिसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन हो, कितनी एक, वो एक इक्विवेलेंट सोडियम से रिएक्शन करेगा, जिसमें दो एसिडिक हाइड्रोजन होंगी वो दो इक्विवेलेंट सोडियम से रिएक्शन करेगा, इसमें तीन होंगे वो तीन से। अब इसमें आपको क्या दिखता है, इसमें दो इक्विवेलेंट से रिएक्शन कर रहा है, तो हमें ऐसा कंपाउंड आंसर चुनना पड़ेगा जिसमें दो एसिडिक हाइड्रोजन, इस वाले में एक ही एसिडिक हाइड्रोजन, इसमें दो है, इसमें एक भी नहीं, और इसमें भी एक भी नहीं, आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये चीज हमें पहचान है, केमिस्ट्री है, पता होना चाहिए एक इक्विवेलेंट से कितना रिएक्शन करता है वो चीज। बी का आंसर ये, बी का आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि बी में एक ही एसिड हाइड्रोजन होना चाहिए, आंसर ये होगा। अरे भैया बड़े बड़े सिंगर है हमारे यहाँ। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, स्टेप पार्ट, लेकिन जो QMM होता है क्वांटम मैकेनिक्स वो एडवांस लेवल में एक्स्ट्रा और तो ये QMM तो ऐसे लिखा है, ऐसे तो मतलब वही।
हो गया भैया? चलो अब अगली चीज देखें। अगला टेस्ट वन एल्काइन के लिए। अब ये स्पेसिफिक वन एल्काइन का टेस्ट है। अब जो बताते हैं, तो पिछला वाला भी तो बताया था। अरे वो कहां, वो तो एल्कोहल भी दे रहे थे, फिनॉल भी दे रहे थे, एसिड भी दे रहा था। ये स्पेसिफिक वन एल्काइन का टेस्ट। पेपर में क्वेश्चन आया सोडियम के साथ रिएक्शन कर कौन कौन हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। तो जितने एग्जांपल दिखाए थे सब हो सकते हैं। अब जो है केवल और केवल वन एल्काइन का टेस्ट। तो दूसरा टेस्ट है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, या इसे टॉलेंट टेस्ट भी कहते हैं। टॉलेंट रिएजेंट से रिएक्शन करा, क्या होता है टॉलेंट रिएजेंट? AgNO3 NH4Cl। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, ये कहलाता है हमारा टॉलेंस रिएजेंट। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का मतलब है सिल्वर नाइट्रेट लीजिए AgNO3, उसमें अमोनिया मिलाइए और उसमें पानी मिलाइए। पानी में बोलिए, अमोनिया और पानी आपस में रिएक्शन करके बना लेते हैं NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि टॉलेंट रिएजेंट आपका AgNO3 प्लस NH4OH होता है। लेकिन ये दोनों भी आपस में रिएक्शन करके ये कंपाउंड बना लेते हैं। AgNH3 होल ट्वाइस OH, ये वाला कंपाउंड बना लेते हैं। ये कंपाउंड डिकम्पोज होकर Ag2O सिल्वर ऑक्साइड ये देता है। सिल्वर हाँ वो बनेगा भी करना। तो बेटा टॉलेंट रिएजेंट ऐसा भी लिखा मिल सकता है पेपर, ऐसा लिखा मिल सकता है, ऐसा लिखा मिल सकता है, ऐसा लिखा मिल सकता है। भैया मैंने सब बता दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मेरे पास ये वन एल्काइन है, ये मैंने क्या जोड़ दिया? एल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। तो मैं जोड़ना है, मुझे तो इससे मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन। जब इसकी रिएक्शन इससे कराई जाती है टॉलेंट रिएजेंट से, ज्यादातर टॉलेंट रिएजेंट ऐसे लिखना चाहिए कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। तो ये जो सिल्वर है निकल के यहां जुड़ जाए, H हट गया, एसिडिक हाइड्रोजन हट गया, उसके पे आप कौन सी मेटल जुड़ गई? सिल्वर। ऐसे डायरेक्ट सिल्वर की रिएक्शन करा देते ना, जैसे सोडियम की कराई। सोडियम हाईली रिएक्टिव, सिल्वर तो बहुत ही कम रिएक्टिव, तो डायरेक्ट सिल्वर रिएक्शन कर नहीं सकता, इसलिए इसका सहारा लिया, कॉम्प्लेक्स बना के उसकी रिएक्शन करा। सिल्वर तो यहां जुड़ गई, अब यहां से जो H निकलेगा वो क्या करेगा? आओ पानी बना, कल बताया था मैं। H और OH जहां दिख रहा है आओ पानी बना, H और ये दिख रहा है मेरे को OH, आओ पानी बना, HOH बने। अब ये बेचारा अमोनिया क्या करेगा? इसके तो बजरिया लोग, OH भी चला गया इसका साथ छोड़ के, सिल्वर भी चला गया साथ छोड़ के, तो ये अमोनिया उड़ गया गैस बन के, खत्म इसकी दुनिया। उसकी दुनिया खत्म हो गई, लेकिन ये नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है व्हाइट कलर। तो अब कैसे पता चलेगा कि हमारी चीज वन एल्काइन है कि नहीं? भाई मेरे को एक एल्काइन दे दी, तब पता करो वन एल्काइन है कि नहीं। मैं उसमें क्या डालूंगा? टॉलेंस रिएजेंट। अगर व्हाइट पीपीटी आया तो वो वन एल्काइन था, व्हाइट पीपीटी नहीं आया तो वन एल्काइन नहीं। अच्छा टॉलेंट रिएजेंट है ना, इसके साथ टेस्ट और भी लोग देते हैं, अल्डिहाइड्स। वो अल्डिहाइड में पढ़ाएंगे आपको,
बाकी इसी चैप्टर में भी चर्चा चलेगी। तो जेई में जो एडवांस में पेपर में क्वेश्चन आता है मल्टीपल चॉइस, उसमें आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट, विल गिव पॉजिटिव टेस्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट। तो दो कैटेगरी याद रखना, एल्डिहाइड्स देते हैं और वन एल्काइन देता है, वन एल्काइन जितने भी। और एक और है चीज जो टॉलरेंस टेस्ट देती है, उसका नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड सर वो तो एल्डिहाइड भी नहीं है, वन एल्काइन भी नहीं है। फॉर्मिक एसिड बहुत बदमाश कंपाउंड है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, CHO, ये है फॉर्मिक एसिड, CHO मौजूद। तो ये कई सारी रिएक्शन ऐसी देता है जो एल्डिहाइड, वो मल्टीपल चॉइस और इंटीजर टाइप में बीच में एक जरूर डाल देते हैं, चिपका देते हैं। आदमी सोचता है एसिड तो रिएक्शन देता नहीं, उसको छोड़ देते हैं, पर ये देगा, एल्डिहाइड जैसा बिहेवियर शो करता है। काफी सारे रिएक्शन है, सब में नहीं तो काफी सारे, वो अपन धीरे धीरे सीखेंगे। वो तो कुमुलेटिव क्वेश्चन आएगा पूरे ऑर्गेनिक्स से, एक चैप्टर का तो है, पर बता मैं भी इसे दे रहा हूं, ध्यान देना। अच्छा इसका नाम क्या रखें, नाम तो बताया नहीं। अरे इस पे एसिटिलीन पे माइनस चार्ज आ गया, क्या बोला था, एसिटिलाइड। सोडियम की जगह लगी सिल्वर, इसका नाम क्या आ गया, सिल्वर एसिटिलाइड। क्लियर है? अच्छा इसमें एक चीज और बता दूं मैं, हर चीज क्लियर हो दिमाग में इसलिए। यहां मैंने क्या बोला था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PgNO3 + NH4OH लिख सकते हैं। फिर होता है इनका कॉम्प्लेक्स ये बन सकता है, ये वाला कॉम्प्लेक्स बन सकता है। जब ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसमें NH3 लिख, और यहाँ क्या लिखा NH4, इसमें 4 हाइड्रोजन, इसमें 3 है, तो एक हाइड्रोजन कहां है, यहाँ NO3 भी लिखा, वो भी मैंने यहाँ नहीं लिखा। क्या समझ गए, यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का NO3 आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, HNO। बाकी बैलेंस करने के लिए आप 2NH4OH लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ 2 अमोनिया। अब क्या होगा, 2 H निकलेंगे, एक में एक NH4 में से एक H फालतू बच रहा है, अमोनिया तो इधर चलेगी 2, यहाँ 2 H निकलेंगे और 2 OH निकलेंगे, 2 H और 2 OH। एक H ने NH3 क्या जुड़ के HNO3 बना लिया, एक OH यहां जुड़ गया, अब क्या बचा, एक H एक OH तो बचा है, तो पानी बना। ओवरऑल ये चीजें बनी, जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं दिखा, पर अब दिखा दी सारी चीजें ये बनी। अभी क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं, ये HNO3 भी मतलब कंटेनर में प्रेजेंट होगा ना, कि भाग थोड़ी जाए, टॉलरेंट रिएजेंट के अंदर मौजूद होगा। ये एसिड है कि बेस है, एसिड। और यहां क्या निकल रही है, अमोनिया गैस, जो कि बेस है, ये जा रही थी छोड़ के। HNO3 कहता कोई बात नहीं, मत जाओ कहीं, उनने मेरे साथ भी धोखा किया, तुम इधर आ जाओ। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बना लेते हैं NH4 NO3, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनिया भी रोक लेता है, इसलिए दिखा रहा हूं। कई बार पेपर में रिएक्शन में प्लस में NH3 नहीं लिखा होता, प्लस में क्या लिखा होता है, NH4 NO3। तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि ये तो सर ने लिखा है, सर ने तो अमोनिया लिखवाई, NH4 NO3 कहां से पैदा हो गया। उसने पूरी कहानी समझा दी कि यहां से आ। अब एक आखिरी टेस्ट और है इसको 1 एल्काइन की पहचान का, वो है क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट।
क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, जो आपकी 1 एल्काइन है उसकी रिएक्शन अभी किससे करवाई थी, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से, अब करा देते हैं अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड CU2Cl। बस अब ये क्या होता है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, यही होता है जो कुछ अभी पढ़ा है, बस जहां जहां AgNO3 लिखा था वहां CU2Cl2 कर, ये भी अमोनिया से रिएक्शन करके पानी यहां पर NH4OH बनाएगा और फिर ये इसके साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यहां जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ये बनेगा CuNH3 होल ट्वाइस OH, ये बन गया कॉम्प्लेक्स। अब जैसे यहां पे HNO3 बन रहा था, यहां कौन मौजूद है, क्लोरीन, यहां बनेगा HCl प्लस में HOH बनेगी। और जैसे ये फाइनली कैसा कहलाता है, Ag2O, ये ऐसा होता है CuO, कॉपर का ऑक्साइड CO के फॉर्म में रहता है। ये लास्ट कंपाउंड जो लिखता हूं ना मैं, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है एक्टिव प्रिंसिपल, यानी ये इस रिएजेंट का एक्टिव प्रिंसिपल है, इसका असली सार यही है, मतलब ये पर्टिकुलरली जाकर रिएक्शन करेगा, ये कहने का मतलब। अब ये रिएक्शन लिखती हूं तो रिएक्शन भी ऐसी चलेगी, बस यहां पर आप क्या कर दोगे, CuNH3 होल ट्वाइस OH ले लोगे। ये जब रिएक्शन करेगा तो जैसे पिछली बार यहां पे सिल्वर जुड़ रहा था, अब की बार यहां पे कॉपर जुड़ जाएगा, प्लस में HOH पानी, और फिर वही अमोनिया बेचारी बाहर निकलेगी। लेकिन इस अमोनिया का सहारा यहां भी है, पिछली बार एसिड HNO3 था, अब की बार एसिड HCl, तो HCl इसके साथ रिएक्शन करके NH4Cl, बैलेंस नहीं करी मैंने, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड बना लेगा, जैसे पिछली बार अमोनियम नाइट्रेट बन रहा था। लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं बेटा, मुझे तो इससे मतलब है, ये क्या बना, इसका नाम, अब तो बोल दो यार, एसिटिलाइड है, कॉपर लग गई है, कॉपर एसिटिलाइड। पिछली बार क्या बना था, सिल्वर एसिटिलाइड, वो सफेद रंग का था, ये रेड PPT होता है, ब्रिक रेड PPT, ठीक है। यहां पर ब्रिक रेड PPT ईंट जैसा लाल रंग आ जाता है कॉपर के केस में, सिल्वर के केस में कैसा आया था, व्हाइट, और वो PPT आया ना, मतलब 1 एसिटिलीन है 1 एल्काइन है, नहीं आया तो नहीं। अब तो ठीक है, तो हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनको पहचानना आप सीख। अगर हमारा बेयर टेस्ट और ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं लगा तो जो चीज दी गई है वो हमारी कौन है, एल्केन। नहीं लगा तो एल्केन है ना, और लग गया तो एल्कीन या एल्काइन में से कोई। फिर अपन लगाएंगे क्यूप्रस क्लोराइड वाला टेस्ट या टोलेंट वाला टेस्ट, अगर वो लग गया तो 1 एल्काइन है, नहीं लगा तो वो चीज एल्कीन है, समझे। दोबारा ध्यान से सुनो, एक कंपाउंड था मेरे पास, ये लिख लिया ना, ये लिख लो फिर बता, बोर्ड पे समझा। मतलब फ्लो चार्ट समझिए क्या कारण है, पेपर में दिमाग कैसे लगाएं, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, पैराग्राफ के क्वेश्चन से। एक कंपाउंड X है, उस पे हमने मिलाया बेयर्स रिएजेंट, नो रिएक्शन, कुछ नहीं हुआ।
इसका मतलब X जो है हमारा वो एल्केन है, एल्कीन या एल्काइन नहीं। लेकिन अगर X पर बेयर्स रिएजेंट मिलाने से डीकलराइजेशन हो गया, यानी कलर उड़ गया, तो फिर क्या है वो? इट कैन बी एल्कीन और एल्काइन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। समझ गए? फिर मैंने क्या किया, इस X की रिएक्शन टॉलेंट रिएजेंट से कराई। अगर व्हाइट पीपीटी आया तो वो 1 एल्काइन है। अगर कोई रिएक्शन नहीं हुई तो या तो वो एल्कीन है या फिर नॉन टर्मिनल एल्काइन, ये भी तो हो सकता है कि नॉन टर्मिनल एल्काइन। ये टेस्ट दे रहा है तो टर्मिनल एल्काइन है, नहीं दे रहा है तो नॉन टर्मिनल एल्काइन। ये दिमाग में पिक्चर सेट होना चाहिए, तब आप क्वेश्चंस कर पाएंगे जेईई एडवांस। मेन में सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेन में सीधा क्वेश्चन है, कौन सा कंपाउंड टॉलेंट रिएजेंट के साथ व्हाइट पीपीटी देता है? आंसर 1 एल्काइन, या 4 ऑप्शन लिखे होंगे, मैं से देख लो कौन सा 1 है। सीधा क्वेश्चन, जेईई में ऐसे मिक्स करके घुमा फिरा के एडवांस। चलो, हमने टेस्ट लगा के आइडेंटिफाई कर लिया कि वो चीज एल्कीन है, पता चल गया एल्कीन है, ये पता चल गया, ये सब करने से ये एल्कीन है ऐसा पता चल। तो फिर अगला काम हमारा ये आता है, अच्छा एल्कीन में एक ही डबल बॉन्ड होता है, 2 हो सकते हैं? 2 डबल बॉन्ड होंगे तो एल्कीन कहोगे? कहेंगे। 3 होंगे तो भी कहेंगे, 100 होंगे तो भी कहेंगे। तो हमने ये पता करना सीख लिया कि वो चीज एल्कीन है या नहीं। तो मेरा अगला काम क्या है स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में, क्या मैं ये पता करूं कि वो डबल बॉन्ड उसके अंदर कितने हैं, कितने डबल बॉन्ड। फिर अगला काम आएगा कहां कहां, फर्स्ट पोजीशन पे है कि थर्ड पे है कि 2 पे है कि 5 पे है कि 7, लोकेशन पता करना। तो इसके लिए भी टेस्ट हो, गिनती पता करने के डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की, और उनकी पोजीशन यानी लोकेशन पता करने, वो हम सीखेंगे अगली क्लास। और ये जो कुछ सिखा रहा हूं बेटा इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि पहली बार तो टेस्ट लगाना आप सीखेंगे, आइडेंटिफाई करना कंपाउंड्स को। दूसरी बात, आगे जो जो चैप्टर आप पढ़ते जाएंगे उनमें ये रिएक्शन फिर से रिपीट हो। जैसे अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा ओजोनोलाइसिस, डबल बॉन्ड की पोजीशन पता करने के लिए करते हैं, ओजोन से रिएक्शन का। अब ओजोनोलाइसिस आपके हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी होती है, ओजोनोलाइसिस एल्कीन के अंदर होती है, एल्कीन एल्काइन के अंदर। फिर ओजोनोलाइसिस आपको पढ़ाई जाती है एल्डिहाइड कीटोन्स में, फिर ओजोनोलाइसिस आपको पढ़ाई जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो 3-3 चैप्टर में आएगी, चौथा ही 4-4 जगह एक ही चीज पढ़ेंगे अपन। तो रिवीजन अपने आप होता है ऑर्गेनिक। फिर भी ऐसा नहीं कि यार रिवीजन तो हो जाएगा, अपन तो पहली पढ़ाई करते हैं, ऐसा माइंड मेकअप नहीं चलना है। जो भी पढ़ा रहा है उसको याद करते चलो, ठीक है। थैंक यू।